Hi guys, my name is Lokesh Kumar Dixit. वेलकम टू माय चैनल एग्जाम टेक इजी। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर करूंगा। इसमें आपके प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल, आधुनिक काल और आपका स्वतंत्रता के बाद के इतिहास को मैं कवर करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इतिहास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये हर जगह हर एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, यूजी नेट हो, बैंक हो, पीसीएस हो, रेलवे हो, सीडीएफ, टीजीटी, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर जगह हिस्ट्री की काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो कवर करेंगे प्राचीन भारत को करेंगे, फिर बाद में मध्य भारत को, फिर से आधुनिक और स्वतंत्रता के बाद। और विश्व का इतिहास भी एक इतिहास होता है, उसको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी होता है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, इतिहास को हमने 4 भागों में बांटा है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, स्वतंत्रता के बाद। और फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आगे इस प्राचीन काल को भी कई सारे पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, बौद्ध एंड जैन धर्म काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। तो हम इसी तरह से सारे जो पार्ट्स हैं इनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे पढ़ते हैं और यहाँ पर पृथ्वी का भूगर्भिक काल और मानव की उत्पत्ति और विकास, इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जानने के लिए ये है कि कई लोग जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम लोग डायरेक्टली पाषाण काल या फिर हड़प्पा सभ्यता से शुरू कर देते हैं। हमें लगता है यहीं से हिस्ट्री शुरू है, लेकिन हिस्ट्री थोड़ी आगे से भी है कि पृथ्वी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका उत्पत्ति कब हुई, फिर किस तरह से कौन कौन से काल आए, फिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा तो छूट जाती हैं, तो इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पृथ्वी का हमें पता है, पृथ्वी की उम्र जो है 4.6 अरब वर्ष या 4.8 या 5 अरब वर्ष लगभग, जो भी आप मान लो, इतने लगभग है। तो मानव की उत्पत्ति बताई जाती है इसके तृतीय युग में हुई है, तृतीय युग के प्लायोसीन कल्प में। अब जैसे यही हम देखेंगे कि जैसे कि काल को हमने कैसा बांटा है, तो काल को पहले हमने महाकल्प में बांटा है, फिर हमने युग में बांटा है और फिर कल्प में बांटा है। जैसे महाकल्प है वो 5 हैं, युग जो है 4 हैं, कल्प जो है 18 हैं। महाकल्प जो 5 है उसमें से प्री पैलोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प, सिनोजोइक महाकल्प और आपका नियोजोइक महाकल्प है। तो आप देख सकते हैं प्री पैलोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक महाकल्प, सिनोजोइक महाकल्प और नियोजोइक महाकल्प। और इस तरह से देख रहे हैं आपको जो पैलोजोइक महाकल्प उसके अंदर प्राथमिक युग आ जाता है, और मेसोजोइक महाकल्प के अंदर द्वितीय युग आ जाता है, और सिनोजोइक महाकल्प के अंदर तृतीय युग आ जाता है, और इसमें नियोजोइक महाकल्प में चतुर्थ युग आ जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्री पैलोजोइक महाकल्प। तो प्री पैलोजोइक महाकल्प क्या होता है? सबसे पहले इसमें कोई युग नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि जो युग की शुरुआत हो रही थी वो पैलोजोइक महाकल्प से हो रही थी। तो प्री पैलोजोइक में कोई भी युग नहीं है, लेकिन इसमें 2 कल्प हैं। 2 कल्प कौन कौन से हैं? इसमें अर्कियन कल्प है और जो दूसरा जो है वो प्री कैम्ब्रियन कल्प है। तो जो अर्कियन कल्प है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें देखते हैं कि जो अर्कियन कल्प है ये जीवन रहित युग था। इसमें कोई भी युग नहीं था, मतलब कोई भी जीवन नहीं था, केवल नीस ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती थी। फिर उसके बाद दूसरा कल्प जो आता है प्री कैम्ब्रियन कल्प आता है। इसमें देखते हैं अरावली धारवाड़ की चट्टानें और सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी समुद्र के अंदर। जैसे अरावली हम जानते हैं, अरावली जो राजस्थान में पाई जाती है, तो अरावली सबसे पुराने पर्वत श्रृंखलाओं में गिनते हैं इसको भारत में। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन कल्प में ही हुई थी, और प्री कैम्ब्रियन कल्प में ही सबसे पहले समुद्री सूक्ष्म जीव आए थे। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि पैलोजोइक कल्प आता है। और पैलोजोइक कल्प जो क्योंकि दूसरा एक तरह से तीसरा कल्प है, लेकिन मेन जो है वो दूसरा कल्प है, तो इस महाकल्प है। तो इसके अंदर 6 कल्प आते हैं, और 6 कल्प जो है इसमें देख लेते हैं एक एक करके। इसमें कैम्ब्रियन कल्प है। तो कैम्ब्रियन कल्प क्या है? कैम्ब्रियन कल्प में देखा विंध्य क्रम की चट्टानें, समुद्री घास का विकास व सूक्ष्म जीव,
बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव। जैसे कि हम प्री कैम्ब्रियन में देख ही चुके थे कि समुद्री जो जीव आ चुके थे, लेकिन वो सूक्ष्म जीव थे। और कैम्ब्रियन में क्या होता है, फिर इसमें बिंदक्रम की चट्टानें आ जाती हैं, फिर समुद्री घास आ जाती है। इसमें भी सूक्ष्म जीव तो पहले उसमें प्री कैम्ब्रियन में भी थे, इसमें भी आते हैं, लेकिन अभी जो सूक्ष्म जीव थे थोड़े विकसित हो चुके थे, लेकिन उनकी रीढ़ की हड्डी अभी भी नहीं आई थी। फिर आता है आपका ओडोमिशियन। ओडोमिशियन में क्या हुआ था, ओडोमिशियन जो था इसमें सागर का स्थलों में प्रवेश। अब पहले सागर क्या था कि कुछ सागर इतना बड़ा नहीं था जो आज दिखता है हमें। इसमें पहले बस जैसे काफी छोटा ही होता था, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण क्या हुआ कि जो ये सागर था उसका पानी स्थलों में भरता चला गया और सागर का विस्तार होता चला गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ओडोमिशियन कल्प के अंदर सागर का स्थलों में प्रवेश होता है। फिर तीसरा जो कल्प आता है, तीसरा कल्प जो है उसमें सिलेनियन है। और सिलेनियन में क्या है, इसमें मछलियों की उत्पत्ति होती है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति होती है और रीढ़ की हड्डी वाले जीव आ जाते हैं। जबकि कैम्ब्रियन में जो सूक्ष्म जीव थे उनकी रीढ़ की हड्डियां नहीं थी। सिलेनियन में क्या हुआ, मछलियां आ चुकी हैं, प्रवाल भित्तियां आ चुकी हैं और रीढ़ की हड्डी वाले जीव की उत्पत्ति हो चुकी है। फिर चौथा जो इसमें कल्प आता है, इसमें वो है डिनोनियन जो है, डिनोनियन में क्या है, इसे मत्स्य काल कहा गया है और इसमें उभयचर का विकास हुआ है और इस समय पेड़ों की जो ऊंचाई थी वो 40 फुट तक पहुंच चुकी थी। अब जैसे मत्स्य कहे, मछली पहले आ चुकी थी उसमें पिछले वाले में, तो लेकिन मछली पहले आ तो जरूर चुकी थी, लेकिन उस समय जो मछलियों की शुरुआत हुई थी, सिलेनियन में सिर्फ मछलियों की शुरुआत हुई थी। लेकिन डिनोनियन में क्या होता है, इसमें मछलियों की जो संख्या है बहुतायत हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसको मत्स्य काल भी कहा जाता है। और इस समय उभयचर जो थे, उभयचर वो का भी विकास होता है। उभयचर कौन से होते हैं, पता ही होगा कि उभयचर वे जीव होते हैं जो जल के अंदर स्थल पर दोनों जगह पर रह सकते हैं। और डिनोनियन में कल्प में जो पेड़ जो थे वो 40 फीट लंबे तक होने लगे थे। जबकि हमने पहले देखा था कि पहले सिर्फ सूक्ष्म जीव थे, फिर उसके बाद हमने देखा था कि कैम्ब्रियन में समुद्री घास आई थी, लेकिन अब क्या हो चुका है, डिनोनियम में 40 फुट पेड़ लंबे पाए जाने लगे थे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें जो पांचवा है वो है कार्मोनिकेरस। तो कार्मोनिकेरस जो है ये इसको उभय वर्ग का युग कहा जाता है, उभयचर वर्ग का युग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी उभयचरों की संख्या बहुतायत होने लगी थी। पहले उभयचर पाए गए थे डिनोनियम में, लेकिन अब यहाँ उभयचरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और पेड़ों की ऊंचाई भी बढ़ गई थी। पेड़ों की ऊंचाई जो थी 100 फीट लंबे तक पाए जाने लगे थे पेड़। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो छठा जो हमारा कल्प है वो है पर्मिनियन का। पर्मिनियन क्या है, इसमें जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट है, उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस तरह से ये आपका जो पैलोजोइक था, पैलोजोइक में आपने देख लिया कि 6 कल्प थे, उनको हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं मेसोजोइक महाकल्प, और इसके अंदर द्वितीय युग आता है। इसके अंदर 3 कल्प पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेसोजोइक कल्प में कितने कल्प हैं, मेसोजोइक महाकल्प में कितने कल्प हैं, तो यहाँ हमने देखा कि इसमें यहाँ पर 3 कल्प हैं। कौन कौन से हैं, ट्रियासिक है, जुरैसिक है और क्रिटेशियस है। तो इसमें क्या खास बात है, इसमें ट्रियासियस में क्या होता है, इसमें रेंगने वाले जीवों का काल था, यानी रेंगने वाले जितने जीव थे इनकी उत्पत्ति इस काल में हो चुकी थी। जैसे में केकड़ा हो गया, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति हो चुकी थी। जुरैसिक जो था समय, जुरैसिक आप जानते हैं डायनासोर जो है जुरैसिक काल में ही पाए जाते थे। तो डायनासोर जो थे जुरैसिक काल में इनकी उत्पत्ति हो गई। कंगारू और पक्षी जैसे जीव भी पाए जाने लगे जुरैसिक काल में। और फिर आता है आपका क्रिटेशियस। तो क्रिटेशियस जो है इसमें कछुआ जैसा जीव पाया जाने लगा। और क्रिटेशियस में एंडीज पर्वतमाला और रॉकी पर्वत और लोनार झील, ये इनकी उत्पत्ति हुई है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोनार झील महाराष्ट्र में पाई जाती है और ये बताया जाता है कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के फटने के कारण हुई थी। तो यहाँ पर हमने नीचे देखिए, यहाँ पर शॉर्टकट याद करने का तरीका बता रखा है। जैसे कि यहाँ पर जैसे ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस के लिए ट्री पर जामुन किस खा रहा था, इसका मतलब ट्री मतलब ट्रियासिक हो गया। जो यहाँ से जामुन से जा पहला है तो जुरैसिक हो गया, क्रिटेशियस हो गया। तो यहाँ पर हमने ऊपर भी जो पैलोजोइक था उसकी भी हमने शॉर्टकट यहाँ पे लिखा था याद करने का जो आसान तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पे था कि कौवा
ओढ़नी सिलाने दिल्ली को गया पर खो गया। तो यहाँ पे का से क्या आता है देख लीजिए, का से कैम्ब्रियन आ गया, ओढ़नी से ओडोमिशियन आ गया, सिलाने से सिलेनियम आ गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि डिनोनियम से डा अलग अलग है, लेकिन थोड़ा इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, तो हमने इसको मैच करने की कोशिश की। दिल्ली से डिनोनियम आ गया, को से यहाँ पे कार्बोनिकेरस आ गया, और पर से परमिनियम आ गया। शॉर्टकट याद करने का तरीका है, क्योंकि इनके नाम थोड़े अजीब होते हैं, इसलिए इनको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इससे शॉर्टकट बना लिए जाते हैं। फिर हम पहुँचते हैं आपके सिनोजोइक महाकल्प के अंदर। और सिनोजोइक महाकल्प ये हमारा चौथा महाकल्प है, और इसके अंदर ये तृतीय युग है, और इसके अंदर 5 कल्प पाए जाते हैं। तो 5 कल्प कौन कौन से हैं? तो ये 5 कल्प जो देख लेते हैं कौन कौन से इसमें। पहला है पैलोसियन। पैलोसियन की खास बात यह है कि यहाँ पर स्तनधारी जीव पाए जाने लगे थे, स्तनधारी जीव या प्राइमेट। तो प्राइमेट के अंदर मानव, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगटन, कपी, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं प्राइमेट के अंदर। यानी ये कह सकते हैं कि पैलियोसीन के अंदर स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। स्तनधारी जीव पता ही है, स्तनधारी वे जीव होते हैं जो अपने बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं, और उनमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें फिर आता है इयोसीन। इयोसीन बताया जाता है इसमें ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो ट्रांस हिमालय जो हमारा हिमालय का जो पार्ट हमारा चीन में पड़ता है, उसको ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। फिर ओलिगोसीन जो है, ओलिगोसीन इस कल्प के अंदर बृहत हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। और फिर मायोसीन में मध्य हिमालय की, और प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय की हुई थी। और प्लायोसीन के अंदर ही मानव की उत्पत्ति को भी माना जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि इसका भी एक शॉर्टकट है। जैसे यहाँ पर 5 कल्प हैं, और इनको हमने शॉर्टकट बनाया है, पीले रंग की इंक ओबामा को पिला दी गई। तो पी से पा से यहाँ पे जो है पैलोसीन है, और ई से इंक का मतलब इयोसीन हो गया। ओलिगोसीन से यहाँ पर ओबामा हो गया, और यहाँ पर और प्लायोसीन से पीला से प्लायोसीन हो गया। और यहाँ पे जो माँ के लिए है थोड़ा वो हो गया है, वो आप देख लेना। फिर अगला लास्ट जो इसमें जो कल्प है, इसमें नियोजोइक जो है, नियोजोइक महाकल्प है। इसको चतुर्थ युग भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युग है ये, इसके अंदर जो है प्लास्टोसीन काल है और होलोसीन काल पाया जाता है। और प्लास्टोसीन काल क्या होता है? प्लास्टोसीन काल इसको हम पाषाण काल भी कह सकते हैं, पाषाण काल यहीं से शुरू होता है। और पाषाण काल का जैसे 10 लाख से लेकर 10,000 वर्ष तक का जो समय था, प्लास्टोसीन काल के अंदर आ जाता है। और फिर इसमें होलोसीन एक काल होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि किस तरह से हमने देखा इस काल को हमने किस तरह से बांटा है। पहले महाकल्प में बांटा है, फिर कल्प में बांटा है, पहले महाकल्प में बांटा है, फिर युग में बांटा है, फिर कल्प में बांटा है। और महाकल्पों की संख्या जो है वो 5 है, और युगों की संख्या जो है वो 4 है, और कल्प की संख्या 18 है। तुमने लाइन में देखा है, इसमें कई सारे यूजीसी नेट है या कई सारे एग्जाम पीसीएस एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हमने देख लिया काल के समय में, अब देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मानव की उत्पत्ति किस तरह से होती है। तो मानव की उत्पत्ति से इसमें भी क्वेश्चंस कई बार पूछ दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि लोग इस पे ज़्यादा गौर करते नहीं, क्योंकि ये शुरुआत वाली चीज़ें हैं। लोग हड़प्पा से ही लोग उसमें लगता है इतिहास की शुरुआत है हड़प्पा या पाषाण काल से शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है जिनको छोड़ दिया जाता है। तो चलो इनको कवर करते हैं। तो मानव की उत्पत्ति एवं विकास। तो मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या होता है, ये देखना है हमें। जैसे मानव की उत्पत्ति, इसमें मानव उत्पत्ति जो टर्सरी युग यानी टर्सरी मतलब तृतीय युग में प्लायोसीन काल में हुई थी मानव की उत्पत्ति। और इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि फिर मानव विकास। तो मानव विकास को आगे देखा है हमने। मानव विकास जो है इस समय जो है प्राइमेट स्तनधारी का समूह है, और ये इसमें प्राइमेट स्तनधारी समूह, इसके अंदर कपी, वानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपांजी, ओरंगटन, छछूंदर ये आ जाते हैं। अब जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर रामापथिकस देखते हैं। तो रामापथिकस कौन था ये? तो बताया जाता है ये 2 करोड़ वर्ष पहले, 2 करोड़ वर्ष पूर्व 3 से 4 फुट की ऊंचाई वाले कुछ वानर पाए जाते थे, जिनके लिए रामापथिकस शब्द का उपयोग किया जाता था, और उष्णकटिबंधीय घने जंगलों में रहते थे। तो ये उष्णकटिबंधीय घने जंगलों में रहते थे।
अब रामापिथिकस को भी आगे दो भागों में बांट दिया जाता है। जैसे इसमें देखा गया है कि मैदानी भाग, तो मैदानी भाग में इनका विकास हुआ, जिन लोगों का उनको ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। जैसे कि रामापिथिकस क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, तो उसमें से कुछ ऐसे जीव थे जो जाके मैदानी इलाके में निकल गए, जो वानर थे। तो जो मैदानी इलाके में निकल गए, तो क्योंकि मैदानी इलाके में जो होता है हाथों का काफ़ी यूज होता है, पैरों का भी यूज होता है। इस तरह से उनकी एक जो दिनचर्या थी वो बदल गई। तो जंगल में रह गए उनको महाकपि वर्ग ही कहा गया, लेकिन जो मैदानों में चले गए उनके लिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द का उपयोग किया जाता है। अब हम थोड़ा आगे डिटेल में देखते हैं चीज़ों को। अब हम ऑस्ट्रेलोपिथिकस से थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमने रामापिथिकस देखा था, रामापिथिकस जो हमारा मेन जो एक कपि था, और उसको फिर दो भागों में बांटा गया। जो मैदानी भाग में चले गए वो आपके ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहलाया, और जो जंगलों में ही रह गए उनको महाकपि वर्ग कहा गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या था, इसको हम आदि पूर्वज भी कहते हैं, यानी मानव के निरंतर से विकास। इसमें मानव का धीरे धीरे वे निरंतर रूप से विकास हो रहा था। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज किसने की, कैसे मालूम पड़ा? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे एक रेडमंड डॉट महोदय थे। दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक स्थान में चूने की खादान में खोपड़ी पाई गई। तो रेडमंड महोदय थे, इन्होंने ही जैसे बताया गया है दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल प्रांत में टोंग नामक स्थान पर चूने की खादान में खोपड़ी पाई गई, और वो खोपड़ी किसकी थी? वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की थी। उसके बाद जो अगला, क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें कपि का या मानव का धीरे धीरे विकास हो रहा था, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस से जो अगली स्टेज आती है वो आती है होमो हैबिलिस की। तो होमो हैबिलिस की क्या खास बात थी कि होमो हैबिलिस जो थे प्रथम बार हाथ का प्रयोग करना शुरू किया, इन्होंने खुलकर उपयोग किया। इससे पहले भी हाथ का उपयोग करते थे, शायद इतना नहीं करते होंगे, लेकिन इस समय ज़्यादातर हाथों का उपयोग ज़्यादा किया जाने लगा, इसीलिए इनको होमो हैबिलिस भी कहते हैं। और हाथों का उपयोग जब ज़्यादा किया गया तो औजार भी बनाए होंगे, क्योंकि जैसे कि हम अगर देखें, हम हमारे पूर्वज वानर को ही माना जाता है, तो हम देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में हमारा ज़्यादा काम हाथों से ही होता है, पैरों का काम सिर्फ चलना रह गया है। लेकिन पहले जब जो वानर थे जंगलों में रहते थे, वो हाथ पैर का दोनों का उपयोग समान रूप से करते थे। तो हमने देखा होमो हैबिलिस। फिर अगला जिसका स्टेज आता है, अगला जो विकसित रूप आता है इसका कपि का, वो आता है हिडलबर्ग। और हिडलबर्ग जो कपि थे वो यूरोप में विकसित हुए, यूरोप पे पाए जाते थे। उसके बाद आता है अगला स्टेज होमो इरेक्टस का। तो होमो इरेक्टस जो थे, ये इनकी खास बात ये थी कि ये सीधा होके चलते थे। मतलब इससे पहले जो कपि थे वो झुककर चलते थे, और इस समय होमो इरेक्टस था, ये इसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी सीधी हो गई थी, इसलिए सीधा चलता था। तो होमो इरेक्टस को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो होमो इरेक्टस का है जावा मानव है, पिकिंग मानव है। जावा मानव जो था इसको पिथिकोंथस इरेक्टस कहा गया है। और जावा मानव जो होता था ये नरभक्षी होता था। और जावा द्वीप में ये सेलो नदी के किनारे टिनिल-ग्राम में इसकी खोज हुई थी। कहाँ हुई थी? टिनिल-ग्राम में। तो हम जावा मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, और बोला कि जो जावा मानव था अभी भी कपि वानर था, और प्रथम बार आग की खोज भी इन्हें होमो इरेक्टस ने की थी, यानी जावा मानव ने। अब हम आगे बढ़ते हैं, पिकिंग मानव के बारे में भी देख लेते हैं। पिकिंग मानव, क्योंकि पिकिंग जो था, पिकिंग ये बीजिंग का ही नाम है पुराना, ये चाइना की राजधानी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पिकिंग मानव के बारे में, तो ये भी बताया जाता है कि जावा मानव से ज़्यादा रीढ़ की हड्डी सीधी थी इसकी, पिकिंग मानव की। अभी भी कपि थे, इनकी 40 अस्थिपंजर बीजिंग मिले हैं, इससे मालूम पड़ता है कि बीजिंग में पाए जाते थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा हाथ का प्रयोग भी इन्हीं पिकिंग मानव ने किया, औजारों का प्रयोग किया, और इनको सिंथ्रोपस इरेक्टस कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता था? इनको सिंथ्रोपस इरेक्टस कहा जाता था। जबकि हम देख रहे हैं ऊपर वाले जो जावा मानव थे इनको पिथिकेंथोपस इरेक्टस कहा जाता। तो याद रखना है, ये कुछ कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग करके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर अगला जो होमो इरेक्टस के बाद आता है निएंडरथल। अब निएंडरथल क्या है? निएंडरथल जो थे ये जर्मनी
ये जर्मनी में नेंडर एक घाटी है, वहाँ पर ही नेंडरथल ये जो थे पाए जाते थे। ये कपी की एक अगली स्टेज थी। और इसमें जो बताया गया है कि जर्मनी में ये नेंडर नदी के घाटी में थे, एक गुफाओं में रहने लगे थे नेंडरथल के लोग। संस्कृति का विकास हो चुका था, वर्ग और श्रम विभाजन हो चुका था, दफनाने की परंपरा शुरू हो गई थी, पारलौकिक और आत्मा की अमरता का विश्वास था इनमें, अक्षरों का ज्ञान हो चुका था और आग का प्रयोग व्यापक स्तर पर हो चुका था। तो हम देखते हैं कि नेंडरथल के जो कपी वर्ग था एक तरह से, तो वो काफ़ी विकसित हो चुका था। सबसे पहले तो उन्होंने एक तरह से घर की तलाश कर ली, गुफाओं में रहने लगे। फिर सांस्कृतिक विकास हुआ, यानी उनके कोई रीति रिवाज कुछ शुरू हो गए। वर्ग विभाजन मतलब काम बट गया, जैसे कि पुरुषों का काम शिकार करना था तो महिलाओं का काम जो था घर को संभालना था, घर गृहस्थी को देखना था, खाना बनाना था, बच्चों को संभालना था। इस तरह से वर्ग विभाजन हमें देखने को मिलता है। फिर दफनाने की परंपरा जो है वो भी देखने को मिलती है। जैसे कुछ देखते हैं कि दफनाया जाता, पहले ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब इन्होंने जो उनके सगे संबंधी थे उनको दफनाने की परंपरा शुरू की। शायद उन्हें लगता था कि आत्मा अमर है, अगला जन्म लेगी, तो इससे आत्मा की अमरता का विश्वास भी था। अक्षरों का ज्ञान था, मतलब आपस में बात करने के लिए या अपने को सूचना देने के लिए कुछ अक्षरों का प्रयोग करते होंगे, तो अक्षरों का ज्ञान हमें दिखाई देता है यहाँ पर। फिर आग का प्रयोग व्यापक स्तर पर था, तो आग का प्रयोग इन्होंने शुरू किया। जबकि हम देखा था होमो इरेक्टस ने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, लेकिन आग का प्रयोग व्यापक स्तर पर जो है नेंडरथल के वानरों ने ही किया। फिर उसके बाद अगला जो स्टेज आता है वो आता है क्रो मैग्नन का। जो क्रो मैग्नन इसमें मस्तिष्क क्षमता का अधिक प्रयोग हुआ, यानी मस्तिष्क क्षमता जो थी इसका काफ़ी अधिक विकास हो गया था। और इसकी अगली स्टेज जो हमारी आती है वो आती है होमो सैपियंस की, जो कि मानव, आजकल जिस मानव को हम साइंस विज्ञान की भाषा में होमो सैपियन ही कहते हैं। और आज का जो मानव है वो होमो सैपियन है, और जैसे आधुनिक मानव। फिर भारत में होमो सैपियन का उदय और इतिहास की दृष्टिकोण से उच्च पुरासाड़ में होता है। तो हमने देखा कि किस तरह से कि होमो सैपियन जो है आज मानव के रूप को कहा जाता है, तो वो किन किन स्टेजों से होकर गुजरा है। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले रामापिथिकस आता है, जो कि अभी जंगलों में उष्णकटिबंधीय जंगलों में रहता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि फिर कुछ वानर ऐसे होते हैं जो जंगलों के बाहर मैदानों में चले जाते हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द का प्रयोग होने लगता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो जंगलों में ही रह गए, उनके लिए महाकपि वर्ग का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, फिर हमने देखा, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में बताया कि कब इससे क्या खोज हुई। फिर हमने देखा कि होमो हेबिलिस जो था, इसने हाथों का प्रयोग शुरू कर दिया था। हैंडलबर्ग यूरोप में विकसित हुआ था। होमो इरेक्टस, ये रीढ़ की हड्डी इनकी सीधी हो गई थी और इन्होंने हाथों का प्रयोग करना भी सीख लिया था, आग जलाना सीख लिया था, तो कई सारे इनके काम हुए थे। उसका नेंडरथल था, ये काफ़ी विकसित रूप दिखाई देता है, क्योंकि इसमें गुफाओं में रहता था, संस्कृति का विकास हो चुका था, दफनाने की परंपरा शुरू हो गई थी, अक्षर ज्ञान हो गया था और आग का प्रयोग व्यापक स्तर होने लगा था। फिर हमने देखा क्रो मैग्नन जो था, मस्तिष्क क्षमता का अधिक प्रयोग करने लगे थे। और फिर उसके बाद होमो सैपियन आता है, जो आज हमारा आधुनिक रूप है। तो भारत में इनका जो उदय बताया जाता है होमो सैपियन का, वो उच्च पुरा पाषाण काल में होता है। अब वहाँ आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हमने पाषाण काल को जो है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल में बांट रखा है। ये आगे हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।